विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रथम भाग में हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा। कॉलिंग मैकेंजी जो इसके खोजकर्ता थे उनके बारे में जाना। जो विदेशी यात्री पुर्तगाली, इटालियन और जो ईरानी यात्री जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्राएं की उनके बारे में अपने पढ़ा। वहाँ के राय जो थे उनको हमने जाना। विदेशी व्यापार, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी जो अरबी यात्री थे और जो पुर्तगाली यात्री थे उनके बारे में हमने पहले भाग में जाना। विजयनगर साम्राज्य के जो 4 वंश थे, संगम वंश, सलू, तुलु और आराविडु वंश के बारे में हमने विस्तार से जाना। राजा कृष्णदेव राय और उनकी उपलब्धियों को हमने पढ़ा और तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था उस युद्ध के बारे में भी हमने पहले भाग में जाना। आज विजयनगर साम्राज्य से संबंधित द्वितीय भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वहाँ के नायक जो सैनिक कमांडर होते थे उनको जानेंगे। अमर नायकार जो व्यवस्था थी, जो सल्तनत काल में जिस प्रकार से इक्ता प्रथा चलती थी उसी प्रकार से विजयनगर में अमर नायकार प्रथा थी, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ की जल संपदा है उसको हम पढ़ेंगे। किले बंदियाँ जो विजयनगर साम्राज्य की खूबसूरती थी उसको हम जानेंगे इस भाग में। शहरी केंद्र, इसके अलावा महानवमी का डिब्बा, जो महानवमी के दिन एक बहुत बड़ा समारोह विजयनगर साम्राज्य में आयोजित होता था, उसको हम इस भाग में जानेंगे। धार्मिक केंद्र और गोपुरमों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आपकी कक्षा 12 की इतिहास की सेकंड पाठ्यपुस्तक जिसका पाठ नंबर 7 आप निकाल लीजिए और उसके साथ आप निकाल लीजिए अपनी नोटबुक या कॉपी, रफ कॉपी जो भी आपके पास उपलब्ध है। आगे देखेंगे 2.3 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 2.3 से राय और नायक। राय के बारे में हमने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य के शासक है वो राय कहलाते थे। नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक कमांडर थे उनको नायक कहा जाता था और उन नायकों के पास सशस्त्र सेना थी, हथियारबंद सैनिक हुआ करते थे नायकों के पास। और जो नायक थे वो किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास बड़े दुर्ग थे और उन दुर्गों को वो जीत कर उस पर नियंत्रण रखा करते थे। नायक है वो हमेशा उपजाऊ भूमि की तलाश में इधर उधर भ्रमण करते रहते थे और किसान जो है वो अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार और अपने मवेशियों की रक्षा के लिए उन नायकों का सपोर्ट करते थे, उनका समर्थन करते थे। नायक जो है वो प्राय कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं बोला करते थे। कन्नड़ और तेलुगु भाषी जो सैनिक कमांडर है वो नायक थे। हुआ क्या, विजयनगर साम्राज्य ने जब विस्तार किया, विजयनगर के एक से बढ़ के एक शासक हुए, उन राजाओं के सामने इन नायकों ने समर्पण कर दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो वो जो सैनिक कमांडर जो थे सशस्त्र सैनिकों के साथ उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कई बार ये नायक अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से विद्रोह कर दिया करते थे और उस विद्रोह को दबाने में राजा को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ती थी और उन नायकों को अपने वश में करना पड़ता था। तो एक मोटे रूप से जैसा अपने पहले भाग में पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का क्षेत्र, ये जो रायचूर दोआब है इसके बीच का क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में जो नायक है वो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के अधीन कार्य करते थे। एक बार पुनः इसको देख लें कि नायक सैनिक कमांडर थे, उनके पास सशस्त्र सेना थी, किलों पर नियंत्रण रखते थे
उपजाऊ भूमि की तलाश में इधर उधर भ्रमण करते थे, किसान उनका समर्थन करते थे, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं बोला करते थे। विजयनगर के शासकों की जब शक्ति बढ़ी तो उनके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण या समर्पण कर दिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कई बार विद्रोह की स्थिति जब वो कर देते नायक, तो जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो सैनिक कार्रवाई करके उन नायकों को अपने वश में करते, अपने नियंत्रण में करते थे। अमर नायकार प्रणाली। अमर नायकार प्रणाली, ये अमर नायक प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ चीज़ें हैं वो ढंग से आपको देखनी है। सबसे पहले ये सल्तनत काल की इक्ता प्रथा की तरह थी। जैसा अपन ने कल पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित सल्तनत जो 1526 को इब्राहिम लोदी जो अंतिम सुल्तान था उसको पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर ने सल्तनत कालीन सत्ता को समाप्त कर दिया था। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा, इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा। इक्ता प्रथा के अंदर सुल्तान है वो अपने सैनिक जो कमांडर थे उनको अलग अलग जगह या राज्य क्षेत्र दे दिया करते थे। वहाँ वो एक तरीके से सुल्तान के अधीन होकर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और राजकोष में जो पैसा है या जो राजस्व है वो जमाया कराया करते थे। ठीक वैसे ही विजयनगर की ये राजनीतिक खोज है अमर नायकार व्यवस्था। जैसे मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था थी, सल्तनत काल में इक्ता प्रथा थी, उसी प्रकार से विजयनगर की प्रमुख राजनीतिक खोज है अमर नायकार व्यवस्था। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जैसे अपन ने पढ़ा, और राय के द्वारा यानी राजा के द्वारा उनको प्रशासन है तो राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। राजा उनको राज्य क्षेत्र दे दिया करते थे, ये इतना बड़ा क्षेत्र आपका है, यहाँ आप एक तरीके से मेरे प्रतिनिधि के रूप में शासन करोगे। और वहाँ तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं राय अपने नायक के द्वारा, अमर नायक के द्वारा करवाया करते थे। सैनिक कमांडर थे मोटे रूप से। शासक वर्ग इनसे प्रदत्त सैनिक शक्ति से पूरे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में नियंत्रण स्थापित कर पाए। अलग अलग जो नायक थे वो सारे नायक जब राजा को, शासक को, राय को आवश्यकता पड़ती थी तब अपनी सैनिक शक्ति उनको उपलब्ध करवाते थे। और उसी सैनिक शक्ति से, नायकों के द्वारा प्रदत्त सैनिक शक्ति से ही विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब रहे। अमर नायक किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य प्रकार के टैक्स वसूला करते थे। अमर नायक जो कि उनको राज्य क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले किसान थे, शिल्पकार थे या अन्य व्यापारीगण जो भी थे, उनसे अनेक प्रकार के टैक्स और भू राजस्व, ज़मीन का राजस्व, उत्पादन पर जो राजस्व है, टैक्स है, वो लिया करते थे अपने पास। नायक वसूला गया राजस्व का कुछ भाग है वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, यानी जो हाथी घोड़े वो रखते थे रख रखाव उनके लिए, सैनिक जो रखते थे उनके रख रखाव के लिए वो रख लेते थे, और बाकी का जो राजस्व है वो राजकोष में जमा करवा देते थे। वर्ष में एक बार वो राजा को भेंट देते थे। नायक जो है वो महानवमी का जब त्यौहार होता था, महानवमी का जो पर्व होता था, उसके अंदर वो अपनी सेना सहित राजा के दरबार में उपस्थित होते थे और अनेक प्रकार की भेंट लाते थे, साथ में अनेक प्रकार के उपहार लाते थे और स्वामी भक्ति प्रकट करने हेतु वहाँ उपस्थित होते थे कि हम आपके स्वामी भक्त हैं, आपके वफादार हैं। वफादारी प्रकट करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, विशेष रूप से महानवमी को, वो जो अमर नायक है वो राजा के दरबार में, राय के दरबार में उपस्थिति देते थे। राजा कई बार उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंट्रोल राजा का है इसको साबित करने के लिए उन नायकों का ट्रांसफ़र कर देते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य क्षेत्र में उनको स्थानांतरित कर देते, उनका ट्रांसफ़र कर देते। कई बार क्या होता था, दुर्बल राजा या दुर्बल शासकों के समय नायक स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य स्थापित तब कर लेते थे जब राजा दुर्बल हो। राजा कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी और बाद के उत्तराधिकारी जब कमज़ोर हुए तो बहुत सारे नायक स्वतंत्र हो गए।
तो अमर नायकार प्रणाली बड़ी स्पष्ट है, सल्तनतकालीन एकता प्रथा के समान थी। विजयनगर राज्य की राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। राज्य क्षेत्र उनको प्रशासन हेतु राय उनको अलॉट करता था और शासक वर्ग इन राय ये जो नायक थे उनकी प्रदत्त सैनिक शक्ति के द्वारा पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुए। अमर नायक जो सैनिक कमांडर थे वो शिल्प कर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य प्रकार के टैक्स लिया करते थे। जो प्राप्त जो टैक्स है उसमें बहुत सारे का वो उपयोग हाथी, घोड़े, रख रखाव, सैनिकों के रख रखाव हेतु खर्च करते। शेष जो है वो धनराशि राजकोष में जमा करवा देते। एक बार वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषकर महानवमी के त्यौहार पर्व को, वो राजा या राय के समक्ष उपस्थित होते थे, अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे, उसको भेंट देते थे, उपहार देते थे। और कई बार राय या राजा जब उनको लगता था कि इसके पर कतरने हैं तो वो एक से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र कर देते नायक का। कई बार नायक हावी हो जाते और स्वतंत्र राज्य की स्थापना या खुद को आज़ाद कर लेते। मोटे रूप से वो सैनिक कमांडर थे, देखिए ढंग से हाथी, घोड़े, सारा उनके लवाजमा होता था, बहुत मजबूत थे। और कम से कम राजा को एक बार ये लोग क्या करते थे, साल में एक बार भेंट देते थे, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, साल में एक बार भेंट उपहार देते थे, अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। ये अमर नायकार व्यवस्था को देखिए। पॉइंट नंबर 3 में विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में बात करेंगे। विजयनगर जो राजधानी भी था, साम्राज्य का नाम भी था, उसके बारे में डोमिंगो पेस जो पुर्तगाली यात्री था उसने क्या लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर शहर इतना बड़ा था उसका परिमाप नहीं लिखा जा सकता। अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसा ये शहर रोम जितना विशाल प्रतीत हो रहा है। रोम देखा होगा उसने, रोम से बड़ा शहर है, वो विजयनगर को बताया। डोमिंगो पेस जो पुर्तगाली यात्री था, जैसा अपन ने कल पढ़ा, वो देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। अब बात करते हैं 3.1 में जल संपदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल संपदा की बात करते हैं। तो विजयनगर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ करधनी का निर्माण करती थी। चारों ओर से जो पहाड़ियाँ हैं करधनी की तरह, ये चारों ओर से करधनी महिलाएं जो पहनती है वो ही कमर के चारों करधनी का निर्माण करती थी। तुंगभद्रा जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी, जैसा आपने कल पढ़ा था, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर तुंगभद्रा नदी बहती है, उसकी अनेक जलधाराएं भी इन पहाड़ियों से आके तुंगभद्रा के अंदर मिलती थी। विजयनगर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ जो करधनी का निर्माण करती है। तुंगभद्रा नदी जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, उसमें इन पहाड़ियों की अनेक जलधाराएं आकर मिलती थी। जलधाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। अनेक प्रकार के इस प्रकार के हौज आप देख रहे हो, उन जलधाराओं का पानी रोककर हौज बनवा लिए जाते थे। कमलपुरम जलाशय ऐसा ही एक प्रसिद्ध जलाशय है जो 15वीं शताब्दी में निर्मित है। जो कमलपुरम जलाशय के बारे में हम देखेंगे, ये कमलपुरम जलाशय जो 15वीं शताब्दी के अंदर बना था, एक बहुत बड़ा जल हौज था और ये कहीं न कहीं उस समय की जल संपदा का यह द्वितीय उदाहरण है। चूँकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र शुष्क था और वहाँ जल संचयन हेतु व्यापक प्रबंध करने बहुत जरूरी थे, पानी की कमी थी, तो वहाँ जल संचय के लिए व्यापक प्रबंधन करने बहुत ज़रूरी थे। बहुत सारे शहर तक और खेतों तक जल पहुँचाने के लिए एक नहर है, याद रखिए उसको, हीरिया नहर, उसका निर्माण किया गया था। इस प्रकार से ये AI जनरेटेड पिक्चर भी हो सकती है। कुछ जो नहरें हैं वो शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में और शासकीय केंद्र तक पानी लाने का काम करती थी। हीरिया नहर को याद रखना है। जल संपदा में क्या है, विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ करधनी का निर्माण करती थी। नंबर 1, तुंगभद्रा नदी जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, इन पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं उस नदी के अंदर मिलती थी। नंबर 2, जलधाराओं के साथ बांध बनाकर अनेक प्रकार के जल हौज बनाए गए थे। और कमलपुरम जलाशय, जैसा अभी अपन आगे पढ़ा, कमलपुरम जलाशय बहुत ही प्रसिद्ध जलाशय रहा है
कमलपुरम जलाशय बहुत ही प्रसिद्ध जलाशय रहा है विजयनगर साम्राज्य का। प्रायद्वीपीय क्षेत्र शुष्क था, सूखा था, जल संचयन के व्यापक प्रबंध करने बहुत जरूरी थे। शहर तक, खेतों तक पानी लाने के लिए हिरिया नहर जो है उसका निर्माण करवाया गया था। कमलपुरम जलाशय इस प्रकार के जलहौद या जल संचय के जो प्रबंधन है वो उस समय किए गए थे। कमलपुरम जलाशय हिरिया नहर जल व्यवस्थाओं में याद रखने वाली चीज है। आगे बात करते हैं किलेबंदी और सड़कें। 3.2 में देखिए किलेबंदी और सड़कें। अब किलेबंदी क्यों जरूरी थी, इस बात को थोड़ा सा देख लेना। आपने देखा होगा राजस्थान के इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक चित्तौड़ के किले को घेरा, उसने रणथंभौर के किले को घेरा, चित्तौड़ के किले को अकबर ने घेरा। लंबे समय तक घेराबंदियाँ चलती थी, 3-3, 5-5 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल चल जाती थी। तो ये किलेबंदी बहुत ज़रूरी होती थी क्योंकि प्रतिपक्ष है उनको घेर के बैठ जाता था। लिखा है जैसा मध्यकाल के अंदर घेराबंदियाँ महीनों तक चलती थी। क्यों चलती थी? घेराबंदी करने के बाद प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर दिया जाता था। अंदर जो बैठा है प्रतिपक्ष, उसको खाद्य सामग्री एक दिन निपट जाएगी, अंदर खाना पीना खत्म हो जाएगा, भूखे मरते अपने आप बाहर आएंगे और वो उस क्षेत्र को जीत लेंगे। खाद्य सामग्री की समाप्ति के पश्चात समर्पण करने हेतु उनको बाध्य किया जा सके, इसलिए घेराबंदियाँ होती थी। इस प्रकार से काल्पनिक चित्र है, लेकिन ये घेराबंदी इस प्रकार से हुआ करती थी। अब इस स्थिति से बचने के लिए शत्रु सेना जब घेराबंदी कर लेती थी, ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे जो शासक हैं वो अन्नागार बनाते थे। बहुत बड़े अन्न के भंडार किले के अंदर बनवा लेते थे, जो 2 साल 3 साल तक उनको अन्न की कमी अंदर नहीं हो। बहुत सारे जलहौद बना लेते थे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था, खाने की पर्याप्त व्यवस्था करके रखते थे। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने कहा है कि विजयनगर में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया गया। उसने 7 पंक्तियां याद रखते। ईरानी यात्री, फारसी यात्री जो अब्दुल रजाक था, उसने कहा कि विजयनगर साम्राज्य में 7 प्रकार से दुर्गीकृत था, यानी एक के बाद एक कुल मिला के 7 प्रकार से उसको दुर्गीकृत किया गया था। किलेबंदी में जंगल, कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। जंगल भी किलेबंदी के अंदर आते थे, कृषि क्षेत्र भी किलेबंदी के अंदर आता था। तो शत्रु सेना या प्रतिपक्ष है वो बाहर रहता था। विजयनगर साम्राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने का सवाल नहीं था। जंगल और कृषि क्षेत्र भी उसमें शामिल कर लिया जाता था। पेश कहता है और अब्दुल रजाक के अनुसार प्रथम 3 दीवारों के मध्य खेत, बगीचे और आवास थे। पहली जो 3 शुरुआती 3 जो किलेबंदियाँ थी उनमें ये सारी चीज़ें आती थी। अब क्या होता था, शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ दिया जाता था। जैसे ये पहाड़ी है और इसको इस किलेबंदी से जोड़ दिया जाता, शानदार। और इसमें गारे का प्रयोग नहीं किया जाता था। पत्थर के टुकड़ों को इस प्रकार से जोड़ा जाता था कि गारे का प्रयोग उसमें नहीं होता था। और वो वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर निकले हुए थे। जैसे आप देख पा रहे हो, ये वर्गाकार और आयताकार बुर्ज है जो बाहर निकलते थे, जहाँ सैनिक या जो रक्षक है वो खड़े रहते थे, ताकि प्रतिपक्ष को जो माकूल जवाब दिया जा सके। कुछ चीज़ें देखिए दोबारा किलेबंदियों के बारे में कि मध्यकालीन भारत में घेराबंदियाँ महीनों तक चलती थी। प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित करने के लिए इस प्रकार की चाल शत्रु के द्वारा रची जाती थी और समर्पण करने के लिए उसको बाध्य किया जाता था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे शासक राजा अंदर बड़े अनागार, दुर्गों के अंदर, गढ़ों के अंदर दुर्ग जो थे उनके बड़े अनागार बनाते, उनके बड़े भंडार जो स्टॉक रखते थे, आज के एफसीआई के गोदामों की तरह। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक कहता है कि विजयनगर में 7 प्रकार से उसको दुर्गीकृत किया गया था। 7 प्रकार की घेराबंदियाँ थी। किले के अंदर ही जंगल और कृषि क्षेत्र था, किलेबंदी के अंदर। पेश और अब्दुल रजाक कहता है कि पहली 3 जो किलेबंदियाँ हैं उसके अंदर खेत, बगीचे और आवास हुआ करते थे। शहर के चारों ओर की जो पहाड़ियाँ थी जो करदनी के आकार के, उनको आपस में जोड़ दिया गया था और उसमें गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। और उनमें बहुत सारे बुर्ज, इस प्रकार से बुर्ज जो निकले हुए थे, ये आप देख पा रहे हो, ये वाले, ये इस प्रकार के बुर्ज थे जो बाहर निकले होते थे, वर्गाकार और आयताकार के, जहाँ जो रक्षक है वो तैनात रहते थे।
अब क्या था, नगरीय क्षेत्र और शासकीय केंद्र मजबूत ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। जहाँ नगर था नागरिक रहते थे और जो शासकीय केंद्र था राजा और राज परिवार रहता था, वो क्षेत्र बहुत ही मजबूत, जो आपकी जो किलेबंदी है इस प्रकार की, इस किलेबंदी से घिरा हुआ था। दुर्ग में प्रवेश हेतु इंडो इस्लामिक शैली वाले प्रवेश द्वार बने हुए थे। याद रखना, इंडो इस्लामिक प्रवेश द्वार। इंडो इस्लामिक का मतलब है कि बहुत सारी ये जो मीनारें, मेहराब, गुंबद है ना, ये भारतीय और मुस्लिम स्थापत्य कला का जो मेल है वो इंडो इस्लामिक कहलाता है। इंडो इस्लामिक शैली से इस प्रकार के मजबूत प्रवेश द्वार है, वो शासकीय केंद्र से अंदर जाने के लिए हुआ करते थे। सड़कों के बारे में इतना सा है कि सड़कें वो घाटियों से होकर गुजरती थी। सड़कें जो मंदिरों के प्रवेश द्वारों तक बढ़ी हुई थी और सड़कों के दोनों ओर बाजार हुआ करते थे। मोटे रूप से ये चीज़ें हैं। अब अपन बात करते हैं शहरी केंद्र की। 3.3 शहरी केंद्र में उत्तर पूर्वी कोने में शहरी केंद्र से संबंधित संरचनाएं हैं। जैसा आपने कहा था कि कॉलिंग मैकेंजी है जो विजयनगर साम्राज्य की खोज करता है, उन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके अनुसार उत्तर पूर्वी जो कोना है वहाँ पर शहरी केंद्र के अवशेष हैं। शहरी केंद्र की क्या विशेषता है, कुछ अलग है। जैसे परिष्कृत चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े वहाँ मिले हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे होते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वो वहाँ मिले हैं। कौन सी जगह, उत्तर पूर्वी कोने में विजयनगर के। और चीनी मिट्टी के टुकड़े व्यापारी वर्ग काम में लेता था, टुकड़े क्या बर्तन काम में लेता था। टुकड़े तो बाद में समय के साथ हो गए। तो वो जो बर्तन है चीनी मिट्टी के, वो धनी व्यापारी काम में लेते थे, तो निश्चित रूप से वहाँ व्यापारी निवास करते थे। इसके अलावा मकबरे और मस्जिदों के निर्माण के कुछ अवशेष मिले हैं। हालांकि ये हिंदू मंदिरों के मंडपों की तरह है। याद रखना, ये मंडप, गोपुरम मंडप और मंदिर की बात आएगी। जैसे एक प्रकार का ये मंडप है, हिंदू मंडप जैसे होते थे वैसे ही मुस्लिमों के मकबरे और मस्जिद है वो बने। शायद स्थापत्य कला है जो मंडपों से, मंडप निर्माण की कला से प्रभावित रही होगी मुस्लिम मकबरे और मस्जिदों की। लेकिन ये इस बात का संकेत देते हैं कि मुस्लिम रिहायशी इलाके भी विजयनगर शहर के अंदर थे, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों प्रेम से रहा करते थे। बारबोसा जो कि पुर्तगाली यात्री था, उसने लिखा है कि सामान्य लोगों के निवास छप्पर के बनाए गए थे। सामान्य लोगों के निवास महल नहीं थे भाई, छप्पर ही थे। छप्परों में, हालांकि वो छप्परों का अवशेष से अस्तित्व अब नहीं है, सवाल ही नहीं है मिलने का। कुछ पूजा स्थल मिले हैं, विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल। याद रखें, जो अनेक प्रकार के संप्रदायों के प्रचलन का संकेत देते हैं। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग पूजा स्थल विजयनगर के अंदर, जो शहरी केंद्र है उसके अंदर मिले हैं। वो इस बात का संकेत है कि वहाँ अनेक संप्रदायों के लोग रहते थे। मकबरे और मस्जिदें जो कि मंडप की वास्तुकला से निकटता रखती है, वो इस बात का संकेत है कि मुस्लिम रिहायशी इलाके भी वहाँ रहे थे। सामान्य लोगों के जो मकान थे वो छप्पर के थे, जिसका अस्तित्व अब नहीं है। और उत्तरी पूर्वी कोने में शहरी केंद्र के अवशेष मिले हैं। अब देखिए राजकीय केंद्र है। अब जो राजकीय केंद्र है वो बस्ती के दक्षिण पश्चिम में था। जो मूल बस्ती थी विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर शहर, उसके दक्षिण पश्चिम कोने में जो है वो शहरी केंद्र था, ये राजकीय केंद्र था। राजकीय केंद्र, वहाँ भी 60 से अधिक मंदिर पाए जाते हैं। 60 से अधिक मंदिर है वो पाए जाते हैं। अब मंदिर के पीछे का लॉजिक है, इसको देखिए कि शासक वर्ग सत्ता की वैधता हेतु देवी देवताओं से अपने संबंध स्थापित कर लेते थे। शासक वर्ग की दिक्कत क्या होती थी, जैसा आपने कुषाण काल के अंदर पढ़ा है कि दैविक राजा की अवधारणा। राजा खुद को किसी न किसी देवताओं से जोड़ लेता था। जैसे विजयनगर साम्राज्य के राजा भगवान विरूपाक्ष से खुद को जोड़ लेते, माता पंपा देवी से जोड़ लेते। देवताओं से जोड़ने के पीछे का लॉजिक उनका ये था कि जो जनता है, आम जनमानस जो उस राज्य में निवास कर रही है, वो लोग ये माने कि ये राजा या फलां राजा का देवता का अंश है, ये देवता के आशीर्वाद से इस राजगद्दी पर आसीन है। इसके खिलाफ विद्रोह करना भगवान के खिलाफ विद्रोह करने के बराबर माना जाएगा। इसलिए शासक वर्ग हमेशा सत्ता की वैधता के लिए वैलिडिटी वहाँ से मिल रही है, कहाँ से, देवता से, देवताओं से संबंध स्थापित कर लिया करते थे। बड़े बड़े मंदिर जो निर्माण करवाते थे राजा, उनके पीछे यही लॉजिक था। मंदिर
जो थे वो राजगिरी के पत्थर से निर्मित थे और बहुत सारे धर्मेतर भवन यानी धार्मिक भवनों के अतिरिक्त जो भवन थे वो अनेक विकारी वस्तुओं से बने हुए थे। इसको थोड़ा सा देखना है। राज के केंद्र दक्षिण पश्चिम में था और 60 से अधिक मंदिरों के जो अवशेष या भग्नावशेष या मंदिर वहाँ विजयनगर के इस राजकीय केंद्र में मिले हैं। और मंदिर मिलने के पीछे कारण था सत्ता की वैधता। अब राज के केंद्र के अन्य भवन भी वहाँ मिले हैं। अन्य भवन में क्या है देखो, कमल महल, इसको ध्यान रखना। आपने कमलपुरम जलाशय पढ़ा जल संपदा में, अभी ये कमल महल है। ये कमल महल जो विशेष महल है विजयनगर साम्राज्य का, इसको ध्यान से देखिए। कमल महल, इसका नामकरण अंग्रेजी यात्री जो लोटस पैलेस के नाम से करते होंगे, अंग्रेजी यात्रियों के द्वारा इसका नाम किया गया है। अब मैकेंजी जो यहाँ के खोज करता है एक तरीके से, कॉलिंग मैकेंजी के अनुसार ये जो कमल महल है, कमल महल ये परिषदीय सदन था। यानी यहाँ एक प्रकार की राजा की परिषद या मंत्री परिषद बैठती थी जो राजा को परामर्श देती थी। दोबारा देखिए, कमल महल राजकीय केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है, अंग्रेज यात्रियों के द्वारा इसका नाम किया गया है। मैकेंजी के अनुसार ये एक परिषदीय सदन था और अनेक परामर्शदाताओं ने, अनेक जो यात्रियों के अनुसार या फिर मैकेंजी के अनुसार ये परिषदीय सदन था और परामर्शदाता वहाँ राजा के बैठा करते थे और उनको मंत्रणा करते थे, उनके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर शायद चर्चा किया करते थे। हजारा राम मंदिर, ये याद रखने वाली चीज़ है। ये देखिए हजारा राम मंदिर, ये राज परिवार के दर्शनार्थ बना हुआ था। हजारा राम मंदिर, देव स्थल की मूर्तियाँ नहीं हैं हजारा राम मंदिर में, लेकिन कुछ उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं जो दीवारों पर बनी हुई है, वो छपी हुई है और उनमें विशेष जो मूर्तियाँ हैं वो रामायण की है। रामायण के कुछ दृश्यांश यहाँ बनाए हुए हैं। रामायण के बहुत सारे दृश्यांश हैं वो इस हजारा राम मंदिर पर बने हुए और ये राज के केंद्र का प्रमुख मंदिर है। कमलपुरम पैलेस, लोटस महल मैकेंजी के अनुसार परिषदीय सदन था और यहाँ परामर्शदाता मीटिंग करते थे राजा के साथ। और दूसरा हजारा राम मंदिर जो राज परिवार के दर्शनार्थ बना हुआ था। देवस्थल की मूर्तियाँ हालांकि नहीं है, अभी अनेक मूर्तियाँ बनी हुई है इस पर और रामायण के कुछ दृश्यांश इस पर छपे हुए हैं। 1565 की जो लड़ाई हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई, राक्षस तांगड़ी की लड़ाई, जो कि 3 मुस्लिम सल्तनतें थी, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, और उनके सामने थी राम राय जो कि एक मंत्री था विजयनगर का। वो तालीकोटा के युद्ध में लड़ा और अपने किसी प्रकार के षड्यंत्रों की वजह से उसने विजयनगर साम्राज्य को हरवाया और 65 के युद्ध में अनेक संरचनाएं और राज के केंद्र नष्ट हो गए थे, क्योंकि फिर तीनों सुल्तानों की सेना ने बुरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस किया। तो ये राजकीय केंद्र है जो दक्षिण पश्चिम में था। 60 से अधिक मंदिर थे। सत्ता की वैधता के लिए मंदिर बनाए, हजारा राम मंदिर, कमल महल और 65 की जो लड़ाई है वो याद रखने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण 4.1 है आपका महानवमी का डिब्बा। महानवमी का डिब्बा, महानवमी का डिब्बा थोड़ा विशेष रूप से इसको देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इसमें रटने वाली कोई बात है नहीं। राजा कृष्णदेवराय के द्वारा निर्मित ये विशालकाय मंच जो लगभग 11,000 वर्ग फीट में था और लगभग 40 फीट ऊंचा था। एक मंच था बहुत बड़ा जो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, 40 फीट की ऊंचाई पे थे। राजा कृष्णदेवराय ने इसका एक निर्माण करवाया था। हम्पी में सुरक्षित इस स्मारक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। हम्पी में आज भी ये विद्यमान है। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है उसने विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया था। अब क्या है कि जब नवरात्र होते हैं उस समय महानवमी को बंगाल के अंदर आप सबको पता है दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, उत्तर भारत के अंदर दशहरे का आयोजन होता है। उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो अपने रुतबे और ताकत, विजयनगर के जो राजा थे वो अपने रुतबे और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए महानवमी को ये पर्व आयोजित करते थे जिसका नाम महानवमी का डिब्बा था।
अब इस अवसर पर क्या होता था, बहुत सारे अनुष्ठान होते थे राजा की तरफ से। मूर्ति पूजा होती थी आराध्य देवों की, अश्व पूजा होती थी राजा के अश्व की, भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, बलि प्रथा थी, नृत्य होता था, कुश्ती थी, कुश्ती प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिताएं होती थी। इसके साथ साथ क्या होता था, हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक, इन सारी चीज़ों की शोभा यात्राएं निकलती थी। ये कार्यक्रम होते थे महानवमी को। देखिए दोबारा, राजा कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित ये बहुत बड़ा मंच 11,000 स्क्वायर फीट में बना था, 40 फीट ऊंचा था, क्लियर। हम्पी में सुरक्षित है आज भी, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। नवरात्र को जिस प्रकार से दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, दशहरे का आयोजन होता है, उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य महानवमी का पर्व मनाया जाता था। क्या कार्यक्रम होते थे, उस कार्यक्रमों में धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मूर्ति पूजा होती थी, अश्व पूजा होती थी, भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य होते थे, कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता था। इसके साथ बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती थी। तो बहुत बड़ा पर्व था ये। अब क्या होते थे, जो नायक थे, अमर नायक, जैसा आपने पढ़ा, वो अमर नायक महानवमी को राजा के समक्ष उपस्थित होते थे और अपना टैक्स है वो नियत टैक्स वहाँ जमा कराते थे, भेंट लाते थे, गिफ्ट लाते थे, उपहार लाते थे, वो राजा को भेंट करते थे। राजा नायकों की सेना का निरीक्षण करता था, क्योंकि नायक जो है राजा के प्रति वफादार थे। वफादारी प्रकट करने के लिए उनको वहाँ महानवमी के दिन उनको उपस्थित होना पड़ता था। और राजा के समक्ष वो जब अपनी सेना सहित जाते थे तो राजा को उस समय का गार्ड ऑफ ऑनर दिया करते थे। राजा उसका निरीक्षण करता था, उनकी सेनाओं का, उनकी स्वामी भक्ति प्रकट करने का तरीका था। हालांकि ये पहल ही बना हुआ है कि जो आज जो संरचना मिली है उसके आसपास इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि इतना बड़ा त्यौहार या इतना बड़ा पर्व आयोजित किया जा सके। इतने बड़े जो कार्यक्रम है, रथ, घोड़े, हाथी, सैनिकों की शोभा यात्राएं, नृत्य, कुश्ती प्रतियोगिताएं, बलि दी जाती थी, अग्नि जो उस प्रकार के जो रुतबे का प्रदर्शन करते थे, अश्व पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी। इन सारी जगहों कार्यक्रमों के लिए जगह चाहिए। वो जगह आज का जो डिब्बा है उसके आसपास नहीं है, लेकिन ये पहली है, फिर भी ये कार्यक्रम आयोजित होते थे। मोटे रूप से ये मंच है महानवमी का डिब्बा। देखिए महानवमी का डिब्बा जो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजा का अपने रुतबे और ताकत को प्रदर्शन करने का माध्यम था। ये गतिविधियां वहाँ आयोजित होती थी। अब है धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 5.1 में राजधानी का चयन। जिस प्रकार से राजा राजधानी का चयन करते थे उसमें तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखकर किया करते थे। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का बहुत लंबा इतिहास रहा है। चालुक्य राजाओं ने, चोल राजाओं ने, हायशेल शासकों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। जैसा हमने पहले भाग में वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में, चनकेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा था। बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत के अंदर बने हैं। शासक वर्ग, जैसा आपने पीछे पढ़ा कि ईश्वर से स्वयं को जोड़कर अनेक इस प्रकार के कार्य करते थे ताकि जनमानस का समर्थन मिल सके। राजा इस प्रकार का यानी बहुत सारे मंदिर बनाते थे, देवताओं से जुड़ी हुई बहुत सारे आयोजन करते थे ताकि जो जनमानस है उनको ये लगे कि ये जो राजा है वो ईश्वर का दूत है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, या ईश्वर का इन पर आशीर्वाद है। इनके खिलाफ विद्रोह करना ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के बराबर है। तो कहीं न कहीं राजा जनमानस का समर्थन करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते थे। मंदिर हमेशा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। तमाम प्रकार के आर्थिक गतिविधियाँ, लेन देन से संबंधित, सामाजिक, वहाँ लोग आते ही थे। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र मंदिर ही थे। विशेषकर दक्षिण भारत में जो द्रविड़ कला शैली के बने हुए थे। उत्तर भारत के जो है मंदिर वो नागर शैली के हैं, ध्यान रखें। दक्षिण वाले द्रविड़ कला शैली के। सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए, ध्यान रखें, राजा सत्ता के लिए, संपत्ति और निष्ठा के लिए, लोग उनके प्रति निष्ठावान बने, ऐसा समर्थ और मान्यता हेतु राजा लोग इनको माध्यम बनाते थे। यानी जो मंदिर है वो धार्मिक केंद्र है,
वो सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के समर्थन के केंद्र थे शासकों के लिए। याद रखें, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण, द्रविड़ कला शैली के मंदिरों के निर्माण का लंबा इतिहास रहा है। चालुक्य, होयसल, चोलों ने बनाए। शासक वर्ग खुद को ईश्वर से जोड़कर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। मंदिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। राजा सत्ता, संपत्ति और निष्ठा का समर्थन प्राप्त करने के लिए शासक वर्ग के ये सब मंदिर वगैरह माध्यम हुआ करते थे। अब इसको देखिए कि तुंगभद्रा नदी के तट से लगे उत्तरी चट्टानी भाग का संबंध कुछ मान्यताओं से है। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी चट्टानी भाग जो है उसका संबंध कुछ मान्यताओं से है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? देखो, नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि राजा बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा ये पहाड़ियाँ करती थी जो विजयनगर के पास में है। भगवान विरूपाक्ष जो कि भगवान शिव के एक अवतार माने जाते हैं, एक रूप माने जाते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए स्थानीय माता पंपा देवी ने वहाँ तपस्या की थी। ध्यान रखें, शिव को हर जन्म में माँ पार्वती ने पाया था और माता पार्वती का रूप मान सकते हैं। स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने तपस्या की थी इन पहाड़ियों में भगवान विरूपाक्ष यानी शिव को पाने के लिए। आज भी माता पंपा देवी और विरूपाक्ष के विवाह का जो कार्यक्रम है वो धूमधाम से आयोजित होता है और स्वाभाविक रूप से उस समय राजा जो विजयनगर के राजा थे वो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का आयोजन करवाते रहे होंगे ताकि जन समर्थन पाया जा सके। विजयनगर का चयन विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। जैसा अपन ने पढ़ा कि 10वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में ये जो स्थापना से पहले ही विरूपाक्ष मंदिर अस्तित्व में था और भगवान विरूपाक्ष जो आराध्य देव है विजयनगर के और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित होकर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वो वहाँ स्थापित की गई थी। विजयनगर के शासक ये मानते थे कि शासन करने वाले भगवान विरूपाक्ष है। ध्यान रखें, जिस प्रकार से मेवाड़ के अंदर, राजस्थान के मेवाड़ में भगवान एकलिंग जो है वो मूल शासन करता है, मेवाड़ के राजा उनके दीवान है, ठीक उसी प्रकार से भगवान विरूपाक्ष जो है वो शासन करने वाले शासक थे, राजा उनके एक प्रकार से दीवान थे। कन्नड़ भाषा में राज के आदेश जो विजयनगर के निकलते थे उनमें सत्यमेव जयते की तरह श्री विरूपाक्ष अंकित हुआ करता था। देवताओं से गहन संबंध स्थापित करने के लिए विजयनगर के राजा हिंदू सूरत राणा की उपाधि लिया करते थे और मंदिरों की यात्राएं करते थे और जब मंदिरों की यात्राएं होती थी उनको राज के अवसर बना दिया जाता था ताकि जनमानस का समर्थन लिया जा सके। तो कहीं न कहीं राजधानी का चयन है वो धार्मिक चीज़ों को देखते हुए किया जाता। क्या देखने वाली, ये सब चीज़ें बता दी। तुंगभद्रा के उत्तरी चट्टान के भाग में कुछ मान्यताएं रही है कि ये जो चट्टानी क्षेत्र है यहाँ बाली और सुग्रीव का वानर राज्य था, यहाँ भगवान विरूपाक्ष जिनको प्राप्त करने के लिए स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने तपस्या की थी और शिव के अवतार थे एक तरीके से, और पंपा देवी के विवाह और भगवान विरूपाक्ष के विवाह को बड़े धूमधाम से उन राजाओं ने मनाया, आज भी मनाया जाता है जनमानस का समर्थन लेने के लिए। विजयनगर का चयन विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। विजयनगर के राजा ये मानते थे कि भगवान विरूपाक्ष ही शासन करने वाले वास्तविक है, बाकी हम दीवान की तरह काम करेंगे। कन्नड़ भाषा में राज के आदेशों पर श्री विरूपाक्ष अंकित है, श्री विरूपाक्ष, और देवताओं से गहन संबंध स्थापित करने के लिए ये लोग हिंदू सूरत राणा की उपाधि लेते थे विजयनगर के राजा, और मंदिरों की यात्राओं का आयोजन किया जाता था जिन्हें राज के अवसर के बराबर मान लिया जाता था। भगवान विरूपाक्ष याद रखें विजयनगर के प्रमुख देवता जिनका भव्य मंदिर बना हुआ है और ये उस समय के गोपुरम है। बड़े बड़े गोपुरम मंदिरों के प्रवेश द्वार बहुत ही शानदार दक्षिण भारत में बनाए जाते थे, एक प्रकार का गोपुरम है। अब गोपुरम और मंडप को देखिए, अंतिम 6.2 में देखिए आप कि गोपुरम वो प्रवेश द्वार होते थे जो शासक की ताकत और लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत दे देते थे। आज के मोबाइल टावर की तरह बहुत दूर से पता चल जाता था यहाँ मंदिर है
और जितना बड़ा गोपुरम होता था वो शासक जो राजा था उसकी ताकत का एहसास आम जन को या लोगों को करवाता था। विरूपाक्ष मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था। विजयनगर की स्थापना के बाद इसको और बड़ा किया गया। राजा कृष्णदेवराय के समय यहाँ एक सभा मंडप बनाया गया और एक जो उस समय गोपुरम है, पूर्वी गोपुरम, वो बनवाया गया राजा कृष्णदेवराय के समय। मंदिर के सभागारों में देव विवाह और नृत्य संगीत के आयोजन होते थे। बहुत सारे आयोजन होते थे। देव विवाह के आयोजन, जैसे आप भी बताया, विरूपाक्ष और पंपा देवी के विवाह का जो अवसर है, देव विवाह के जो बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो वहाँ मंडपों में होते थे ताकि जनमानस के अंदर राजा की छवि बनी रहे। इसके अलावा विठल मंदिर, ये ध्यान रखें, विठल मंदिर ये है विजयनगर का प्रमुख रथ मंदिर है। विजयनगर का प्रमुख रथ मंदिर है विठल मंदिर। भगवान विठल वैसे महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं और भगवान विष्णु के ही एक रूप है। विरूपाक्ष भगवान शिव के एक रूप है, भगवान विठल विष्णु के एक रूप है। विजयनगर में भगवान विठल की पूजा इस बात का संकेत है कि यहाँ के राजा अलग अलग प्रकार की परंपराओं को आत्मसात करते थे, चाहे वो शिव भक्ति से जुड़ी हो, चाहे विष्णु भक्ति से जुड़ी हुई, अलग अलग परंपराओं के जो लोग थे उनको आत्मसात करने का, यानी सबको साथ लेकर चलने का जो भाव था वो विजयनगर के साम्राज्य के लोगों में था। तो ये गोपुरम और मंडप विशेष रूप से इसको देखें। सर कर दिया।